हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जो है अपना क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे और क्रैश कोर्स में हम लोगों ने अभी तक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था हम लोग का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में अभी तक हम लोग जो है क्या कहते हैं, सेल विभव निकालना सीख लिया था। और सेल विभव जब सांद्रता अगर अलग हो तब भी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए नष्ट समीकरण होता है। और नष्ट समीकरण से सांद्रता सेल का विभव कैसे निकालते हैं, कैसे सांद्रता परिवर्तन से सेल विभव में परिवर्तन आता है, वो सब हम सारी चीजें हम लोग सीख चुके थे। एक आध क्वेश्चन किया था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं नष्ट समीकरण से संबंधित, और फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन है सेल क्वेश्चन है कि एक सेल है, ठीक है, और इस क्या सेल है, मैग्नीशियम और कॉपर का सेल है। ये है Mg/Mg+2, ठीक है, Mg/Mg+2, 0.1 मोलर इसका कंसंट्रेशन। और फिर इसके बाद सेल अभिक्रिया में दूसरा सेल है Copper+2/कॉपर। सही, सब सेटिंग कर दी है। ये है 1 × 10⁻⁻⁻1 मोलर, ठीक है। और सवाल कह रहा है सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, और साथ में दिया है आपको क्या, दिया है कॉपर का अपचयन विभव Cu+2/Cu। तो इसका वैल्यू दिया है 0.34 वोल्ट। और Mg+2/मैग्नीशियम, इसका अपचयन विभव आपको दिया है कितना, -2.37 वोल्ट। सेल विभव निकालना है, सेल विभव याद कीजिए। उसको ऐसे ऊपर से, इसको उल्टा करके, हाँ ऐसे, ठीक है। क्या निकालना है हमको, सेल विभव निकालना है, ठीक है भाई। तो देखिए क्या है इस सवाल में, इस सवाल में ये आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का क्या लिया गया है, ये आपका इधर साइड लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो क्या होता है, नोड। और इधर साइड वाला जो होता है ये क्या होता है आपका, कैथोड। तो आपको एनोड और कैथोड पता चल गए हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। और दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के क्या दिए गए हैं बेटा, आपको सेल विभव दिए गए हैं। एक का सेल विभव वो भी मानक अपचयन विभव दिया गया है, तो एक का मानक अपचयन विभव जो है वो कितना है, वो है प्लस में, और एक का मानक अपचयन विभव किसमें दिया गया बेटा, माइनस में। ठीक, बहुत आसान सवाल है। तो आपको समझाया था कि कैसे हम एनोड और कैथोड पहचानेंगे। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर अपचयन विभव एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, जो ऋणात्मक हो वो क्या होगा,
कैथोड, और जो धनात्मक होगा वो जो ऋणात्मक होगा वो क्या होगा बेटा, एनोड, और जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, कैथोड। तो ये वाला हमारा किसकी तरह काम करेगा, और यहाँ से भी दिख रहा है कि मैग्नीशियम एनोड है और कॉपर कैथोड है। ठीक, चलिए सेल विभव निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है सेल विभव निकालने का, तो आप नस्ट इक्वेशन देखिए, तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, नेक्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड। एनोड में क्या है भाई, मैग्नीशियम +2 की कंसंट्रेशन अपॉन किसकी कंसंट्रेशन, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन। यही होगा नेक्स्ट इक्वेशन इस सेल का। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम +2 में बदल रहा है, कॉपर +2 जो है कॉपर में बदल रहा है। तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तभी तो मैग्नीशियम +2 में बदलेगा, तो कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कॉपर में बदलेगा। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। वैल्यू पुट करते हैं सवाल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, पहले निकाल लेते हैं ना, तो ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए। तो हमको चाहिए ई नॉट सेल एक, तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं हम लोग ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा बेटा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एस आर पी कैथोड माइनस ई नॉट एस आर पी एनोड। तो कैथोड कॉपर है, कॉपर का अपचयन वो कितना है, 0.34 माइनस माइनस 2.37 है ना, 2.37 ये आपका एनोड का। तो क्या हो जाएगा, 0.3 प्लस 2.37, 2.37 राइट। जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.71, ये आ जाएगा वोल्ट हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू। ई नॉट सेल निकल गया, वैल्यू रख दीजिए, बाकी सारी वैल्यू आपको पता ही है। इसकी सांद्रता 0.1, इसको 1 × 10⁻⁻1 लिखा है, पर है क्या, ये इसको आप अप्रोक्सीमेट यही तो लिख सकते हैं 0.1 मोलर, तो दोनों की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर ही है। वैल्यू रखिए, ई नॉट सेल कितना आया बेटा, ये आया 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लॉग 0.1 अपॉन 0.1, वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, लॉग 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आगे देखिए, ये हो जाएगा 2.71 माइनस 0.0295, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा बेटा, लॉग 1 का वैल्यू। ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये हो जाएगा कितना, 2.71 माइनस 0.0295 इंटू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, यानी ओवरऑल हमारा सेल पोटेंशियल कितना आ गया, 2.71 वोल्ट। ये हमारा इस सेल का क्या है भाई, सेल विभव। देख लीजिए कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी। लॉग 1 की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 0। लॉग 1 जो है इसका वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, जब भी कोई सेल लिखा जाता है तो सेल ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें ये जो पैरेलल लाइंस दिख रही है, ये आपको बताता है किसके बारे में, ये आपको बताता है कि सेल जब हम लोगों ने बनाया था तो बीच में हम लोगों ने क्या जोड़ा था, लवण से सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके लेफ्ट साइड में एनोड और राइट साइड में कैथोड, क्योंकि हम जानते हैं सेल विभव जब भी हम निकालते हैं, सेल जब भी कोई बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड किधर साइड था, राइट साइड, एनोड किधर साइड था, लेफ्ट साइड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। ठीक, तो यहाँ दिख भी रहा है कि इधर साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम +2 बदल रहा है, कॉपर +2 कॉपर में बदल रहा है, इधर साइड में क्या हो रहा है, अपचयन। तो एक तरफ ऑक्सीकरण और एक तरफ अपचयन, बीच में सॉल्ट ब्रिज।
तो लेफ्ट साइड वाला एनोड, राइट साइड वाला कैथोड। ठीक, क्लियर। देख लीजिए सवाल। हमको दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और मैग्नीशियम का। दोनों के अपचयन विभव दिए गए थे। अगर ऑक्सीकरण दिया होता किसी का तो हम उसको अपचयन में बदल लेते। दोनों के अपचयन विभव दिए गए हैं, तो जिसका अपचयन विभव ऋणात्मक है वो एनोड है, जिसका धनात्मक है वो कैथोड है, ये हम जानते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो एन का मान कितना हो जाएगा 2। पहले हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। एनोड का अपचयन कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, जिसका वैल्यू इतना आ गया। उसके बाद ई सेल का वैल्यू हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात भाई? कितना आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर लॉग सॉल्व करना है हम लोगों को, तो लॉग बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक फॉर्मूले और कुछ एक वैल्यूज हमको लॉग की क्या करनी होती हैं, याद रखनी होती हैं। वो आप याद रखेंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे क्या याद रखना है आपको लॉग के बारे में अगर बात की जाए, तो लॉग के बारे में बेटा आपको याद रखना है उस फॉर्मूला। ठीक है, लॉग फॉर्मूला। ठीक, क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है आपको log 1। log 1 इसका वैल्यू कितना होता है बेटा 0। log 10 इसका वैल्यू कितना होता है 1। log 2 का वैल्यू होता है 0.3430 सॉरी। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 होता है, बट हम दो ही दशमलव के दो ही अंक तक लेके चल रहे हैं। log 3 का वैल्यू होता है 0.47। log 4 का वैल्यू होता है 0.60। log 5 का वैल्यू होता है log 5 का वैल्यू होता है 0.69। ठीक है, क्लियर है भाई? अब बाकी और किसी लॉग का वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम कुछ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। और फॉर्मूला क्या है? तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा है log x इंटू वाई। ठीक है, क्या लिखा है भाई? या log m इंटू एन कर लीजिए, x इंटू वाई ही करते हैं। log क्या कहा हमने? हमने कहा log x इंटू वाई ऐसा है, तो इसको आप लिख सकते हैं log x प्लस log y। ठीक, ये कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि log 15 का वैल्यू बताइए। किसका कहा जाए? log 15 का एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहा जाए हमसे log 15 का वैल्यू कितना होगा फॉर एग्जाम्पल, तो अब अपने को नहीं मालूम log 15 का वैल्यू कितना होगा, लेकिन log 15 को हम लिख सकते हैं log 5 3 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? log 3 इंटू 5 लिख सकते हैं भाई। अब ये x इंटू वाई के फॉर्म का होगा कि नहीं? तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? log x इंटू वाई 3 इंटू 5 को आप लिख सकते हैं log 3 और प्लस log 5। अब आपको log 3 और log 5 का वैल्यू रख पता है, रख दीजिए। log 3 और log 5 का वैल्यू आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला है log x अपॉन वाई हो जाए, क्या हो जाए भाई? log x अपॉन वाई हो जाए, तो अगर log x अपॉन वाई हो जाता है तो इसको आप लिख सकते हैं log x माइनस log y। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्या हो रहा है, ये वैल्यू है मान लीजिए log कितना 5/3। तो log 5/3 का मान नहीं पता है, लेकिन log 5/3 को आप क्या लिख सकते हैं? आप फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3। log 5 का वैल्यू आपको पता है, log 3 का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रख देंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर कहीं भी ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? log 10 रेज
लॉग एक्स की पावर वाई लिखा है, हाथ में लिखा है, लॉग एक्स का पावर क्या है, वाई। ऐसा अगर लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं, जो पावर होगा वो सामने की तरफ आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, क्या आप इसको लिख सकते हैं बेटा, वाई लॉग एक्स। जो घात में है उसको सामने की तरफ रख देना है, यही फॉर्मूला होता है। लॉग एक्स का पावर वाई है तो वो हो जाएगा वाई लॉग एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा है, लॉग 10 की घाते -2 है, तो लॉग 10 की घाते -2 का वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको इस फॉर्मूले से अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, -2 लॉग 10। ठीक, अब log 2 का वैल्यू 10 का वैल्यू आपको पता ही है 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2। जिस भी पावर के साथ हो, प्लस हो माइनस हो जो भी हो, ऊपर पावर वाले को सामने रख लेना है और इसको y log x के फॉर्म में लिख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है भाई, आया समझ में। तो ये बहुत छोटा लॉग की जरूरत अगर आपको कहीं पड़ती है तो आप बहुत आसानी से सेल का विभव, सेल विभव निकाल सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत आराम से, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है नष्ट समीकरण के 2 सवाल मैंने करा दिए आपको। एक आध सवाल और देख लिया जाए। ठीक है, अभी देखते हैं, पहले कुछ और एक चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो आप इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी नष्ट समीकरण का सवाल, ई सेल निकालने का सवाल। अब अब कुछ बेसिक चीजें की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सेल है तो सेल में चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तुल्यांक चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, इस पर भी सवाल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रतिरोध क्या चीज होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, जब भी कोई धारा बहती है तो धारा बहने में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए 100 एम्पीयर की धारा बह रही है तो पूरा पूरा 100 एम्पीयर हमको नहीं मिलता है ना, जैसे वो घर में सप्लाई होती है 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है, तो क्या पूरा पूरा 220 वोल्ट नहीं आता है। ठीक, कुछ ना कुछ धारा जो है वो तार में रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, खराब हो जाती है। तो जो धारा प्रवाह को रोकता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जिसको कि आर से लिखते हैं, और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम या ओम, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है वो समानुपाती होता है होता है तार की लंबाई के, तार की लंबाई के, या के क्या होता है, लेंथ के समानुपाती होता है। ठीक, धारा तार में ही बहेगी, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके बेटा, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ए क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, और L क्या है, लंबाई। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, जिसको हम कहते हैं रो। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो L बाई ए। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाई ए, जहाँ रो क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
ठीक है। आर क्या होता है, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, ए इंटू आर अपॉन, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। तो ये रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आर क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध, ठीक, क्लियर। और एक होता है चालकत, ठीक है, चालकत, कंडक्टेंस। चालकत होता है 1 बटा प्रतिरोध, ठीक है। चालकत्व जो होता है वो होता है 1 बटा प्रतिरोध, 1/रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस टी इज इक्वल टू 1/आर, ठीक। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्लियर। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध जैसे होता है ऐसे ही होता है क्या बेटा, विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लिखते हैं कप्पा से, ठीक है। ये के नहीं है, ये कप्पा है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट, क्या कहलाता है भैया, विशिष्ट चालकता। तो यहाँ से अगर रो का मान रखें तो देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, हो जाएगा कि नहीं। इसका वैल्यू यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से देखिए कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/आर इंटू एल बाई, ये ऊपर चला जाएगा 1/आर इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा एल। इसको ऐसे थोड़ा और रीअरेंज कर लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कप्पा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/आर इंटू एल बाई ए, लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। और 1/आर को क्या कहते हैं हम लोग, चालकत। तो फॉर्मूला और भी हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी। कंडक्टेंस क्या होता है हमारा, सी। तो कप्पा इज इक्वल टू लिख सकते हैं सी इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो ये कप्पा है, कप्पा क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या है कप्पा, कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता। इस पर सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है विशिष्ट चालकता पर, तो फॉर्मूला पहले आपको याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक सवाल कर पाना संभव नहीं है, ठीक। तो प्रतिरोध क्या होता है ये आपने जान लिया, चालकत्व क्या होता है ये आपने जान लिया, विशिष्ट चालकता क्या होती है ये आपने जान लिया। सेल नियतांक, एल बाई ए को कहते हैं सेल नियतांक, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं, एल अपॉन ए इसको कहते हैं सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब और दो फॉर्मूले याद रखने हैं हम लोग को, विशिष्ट चालक, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता। विलियन की तुल्यांक, विलियन की तुल्यांक एवं मोलर चालकताएं,
विलयन की तुल्यांक एवं मोलर चालकता। तो देखिए मोलर चालकता जो है, मोलर चालकता इसको लिखते हैं किससे बेटा, इसको लिखते हैं साई एम से, ठीक है। और मानक अवस्था में तो साई नॉट एम। तो मोलर चालकता, जो एक मोलर विलयन की चालकता होती है, इसका फॉर्मूला होता है साई नॉट एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। क्या फॉर्मूला होता है भाई? फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम क्या है? मोलरता है, ठीक है, विलयन की मोलरता। ठीक। और तुल्यांक चालकता क्या होती है? तुल्यांक चालकता, तो तुल्यांक चालकता को हम लिखते हैं साई इक्विवेलेंट से, और अगर मानक अवस्था में निकाल रहे हैं तो साई नॉट इक्विवेलेंट। तुल्यांक चालकता मतलब एक नॉर्मल विलयन की तरह तुल्यांक को तुल्यांक चालकता कहते हैं। तो साई इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? साई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा वही कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता, ये क्या है? विलयन की नॉर्मलता। तो ये फॉर्मूला होता है तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता का। तुल्यांक चालकता क्या होती है? एक नॉर्मल विलयन की विशिष्ट चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है, ठीक है। और मोलर चालकता क्या होती है? तो एक मोलर विलयन की, एक मोलर विलयन की विशिष्ट चालकता मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमको याद रहना चाहिए। क्लियर है? इस पर सवाल आया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो वो सवाल हम लोग करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए सवाल कह रहा है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में, 23 में और 24 में, ठीक। तो 26 में आने की संभावना है। कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता। कह रहा है 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर KCl विलयन की, KCl विलयन की चालकता, चालकता जो है वो दे रहा है कितना? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है।
कह रहा है इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इतना है। इसकी मोलर चालकता यानी साई एम पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखिए हल करते हैं। क्या है भाई, पहले तो देख लीजिए सवाल में दिया क्या क्या है। तो सवाल में आपको दिया गया है विलेन की मोलरता। तो मोलरता कितनी दी गई है, 0.20 मोलर। और आपको ये दिया गया है कि इसका वैल्यू चालकता यानी कप्पा की वैल्यू दी गई है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साई एम की वैल्यू कितनी होगी, विलियन की मोलर चालकता। तो फॉर्मूला आपके पास है, क्या है भाई, साई एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। ये तो है, वैल्यू रख दीजिए। कप्पा की वैल्यू कितनी है, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी है, 0.20। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, गुणा भाग कर लीजिए और सब वैल्यू रखेंगे तो साई एम का वैल्यू कितना आएगा बेटा, साई एम की वैल्यू आएगी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करके ध्यान से लिख लीजिए और इसको याद रखिएगा नोट करके। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कप्पा का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या ठीक है, क्या होता है भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जो मोलर चालकता साई एम का मात्रक जो है, साई एम का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कप्पा का मात्रक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बस साई मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और तुल्यांक चालकता का मात्रक ठीक उसी तरह हो जाएगा, साई इक्विवेलेंट का मात्रक, तुल्यांक चालकता का जो मात्रक है वो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कप्पा का मात्रक क्या होता है भाई, ये कप्पा का मात्रक है क्या, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन मोलर चालकता का मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुविकल्पी में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मात्रक। ठीक, तो मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखिए को 2007 में पूछा है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ठीक, 2007 का बहुविकल्पी सवाल देखिए, क्वेश्चन है विशिष्ट क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है विशिष्ट विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ठीक, ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है, क्या कहते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का पावर -2 मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर का पावर -2 और मोल इनवर्स यानी पावर -2।
तीसरा ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर और मोल इनवर्स। और चौथा ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो विशिष्ट चालकता यानी कप्पा है, कप्पा का जो मात्रक है, ठीक है भाई, कप्पा का मात्रक जो है वो क्या है, वो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और साइमन एस क्या होता है, एस होता है साइमन, और साइमन बराबर क्या होता है, साइमन बराबर होता है 1/ओम। तो इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स या ओम की पावर -1, ये होता है एक साइमन। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। तो कुल मिला के कप्पा के दो मात्रक, एक तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साथ ही साथ क्या है, यहाँ देख लीजिए, तो कप्पा के दो मात्रक आप देख लीजिए, है ना। एक तो आपने निकाला, जो एक तो आपको मालूम है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दूसरा क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो दूसरा मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, तो ऐसे लिख दूं मैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दो मात्रक होते हैं कप्पा के, तो आप इसको अच्छे से ध्यान। ठीक, मैंने कहा ना बहुविकल्पी में सवाल पूछा गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सवाल एग्जाम में खोला पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि n/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता n/50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता, 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता कितना दिया गया है, 0.002765, 0.002765। ठीक है, मो सेंटीमीटर, मो सेंटीमीटर। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, चालकता जो है वो कितना दिया है, 0.002765 मो सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए 1/रो को मो भी बोलते हैं ना, ठीक है, तो ओम इनवर्स को मो भी कहते हैं, तो मो सेंटीमीटर इनवर्स। और यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध, कह रहा है यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध 400 ओम हो, प्रतिरोध कितना दे रहा है, प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक होगा, तो सेल स्थिरांक यानी सेल नियतांक क्या होगा। ठीक है, क्लियर, सवाल पढ़ लिया आपने।
देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सेल स्थिरांक, सेल नीतांक यानी L/A का वैल्यू। ठीक, ये हमको निकालना है। L/A क्या होगा ये चाहिए हमें। ठीक, दिया क्या है N/50 नॉर्मलता का KCL विलयन है, इसकी विशिष्ट चालकता इतनी है और हमें सेल का प्रतिरोध दिया गया है। तो यहाँ से हमें निकालना है सेल स्थिरांक L/A निकालना है। ठीक है भाई, क्या निकालना है L/A। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/R इंटू L/A। ठीक, यही तो होता है। हमको चाहिए क्या L/A। L/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू आर। कप्पा का वैल्यू कितना है 0.02765 इंटू आर कितना है 400। यही तो है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, निकालिए 0.00276 इंटू 400। ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए। तो इसको जब आप गुणा कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.106। कितना आ जाएगा भाई 1.106, ये आ जाएगा। ठीक है, सेल स्थिरांक L/A का वैल्यू 1.106। ठीक, देख लीजिए सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ देखना ही, कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये वैल्यू जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप तुल्यांक चालकता के बारे में सोचने लगिए। ठीक है, तो तुल्यांक चालकता के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ यहाँ पर आपको इससे मतलब है और इससे मतलब है, इन दो वैल्यू से मतलब है। L/A सेल नीतांक सेल स्थिरांक निकल आएगा। एक नंबर का बहुविकल्पीय सवाल था इसलिए इतना छोटा था, बड़ा होता तो देता, पर वो जो दिया है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं और फिर इसको समाप्त करते हैं हम लोग, कुलराउस का नियम। ठीक है भाई, देखिए कुलराउस का नियम क्या होता है। कुलराउस का नियम, कुलराउस लॉ। देखिए कुलराउस के नियम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम विलयन की मोलर चालकता तुल्यांक चालकता निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, साई एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी और साई एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन और साई इक्वलेंट तुल्यांक चालकता क्या होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। ठीक, तो ठीक है, हेलो, हाँ वो हम है नहीं, बाहर है, ऊपर देख लीजिए। ठीक है, तो कुलराउस नियम की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जितने आयन आप जितना मॉलिक्यूल आप लेंगे उतना पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100% कंडक्टेंस आपको मिल जाता है। ठीक, इसीलिए उसकी हम क्या कर सकते हैं, एक फिक्स चालकता आएगी जिसको कि हम मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता के माध्यम से निकाल सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, जो पूरी तरह से विलयन में आयनित नहीं होते हैं, ऐसे आयनों की कुल मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता कैसे निकाली जाए, क्योंकि वो पूरा पूरा तो आयनित होते नहीं, तो मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता के फॉर्मूले से ये चालकता नहीं आएगी। तो इसी के लिए कुलराउस का नियम दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि अनंत तनुता पर, क्योंकि अनंत तनुता जब होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होता है, तब दुर्बल विद्युत अपघट्य भी जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है और 100% आयनीकृत हो जाता है। उसी के लिए कुलराउस का नियम है। तो उन्होंने कहा कि
क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ध्यान दीजिएगा, अनंत तनुता पर अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की कुल मोलर या तुल्यांक चालकता उसके घटक आयनों की, मतलब जिन आयनों से मिलकर वो बना है, घटक आयनों की कुल मोलर या तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की कुल मोलर या तुल्यांक चालकता उसके घटक आयनों की कुल मोलर या तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही है कोलराउस का नियम। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि HCl है, ठीक है भाई, क्या है? HCl है, HCl है, ठीक है, क्या है? HCl। तो आपको मालूम है कि जब HCl टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा? H प्लस और Cl माइनस, यही मिलेगा कि नहीं? HCl है तो HCl जब टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा? H प्लस और Cl माइनस। तो HCl के विलयन की जो कुल मोलर या तुल्यांक चालकता होगी, जिसको हम साई एम से लिखते हैं, तो इसकी जो कुल मोलर चालकता होगी HCl की, ये इसके घटक आयनों की जो कुल मोलर चालकता होगी उसके योग के बराबर होगा। और कब होगा ऐसा? अनंत तनुता पर। यानी विलयन के अंदर जो कुल HCl की कुल मोलर चालकता होगी वो H प्लस की कुल मोलर चालकता और प्लस Cl माइनस की कुल मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, तो आपको मालूम है कि एसिटिक एसिड जब टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा एसिटेट आयन CH3COO माइनस और क्या मिलेगा? H प्लस। तो एसिटिक अम्ल आप जानते हैं दुर्बल अम्ल है, तो अनंत तनुता पर यह भी किसकी तरह व्यवहार करेगा? प्रबल अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा, प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। मतलब कुल मिला के कहने का यह है कि ये पूरा का पूरा अगर हम 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो अनंत तनुता पर 10 एसिटेट आयन और 10 H प्लस आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो वही कहना है कि अनंत तनुता पर किसी की कुल मोलर चालकता, लेमडा से भी कहीं कहीं लिखते हैं, तो कुल मोलर चालकता लेमडा यानी सी एसिटेट एसिटिक अम्ल की कुल मोलर चालकता जो है अनंत तनुता पर वो बराबर होगी एसिटेट आयन की कुल मोलर चालकता प्लस H प्लस आयन की कुल मोलर चालकता अनंत तनुता पर। ठीक है भाई, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात। ठीक, किसी किसी किताब में आपको साई से लिखा मिल जाएगा, किसी किसी किताब में आपको लेमडा से लिखा मिल जाएगा। तो कोलराउस का नियम क्या है? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की कुल मोलर चालकता उसके घटक आयनों की कुल मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक, बस इतना ही करना है। एक सवाल आपको हम बताते हैं, ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कुलराउस नियम का कुलराउस नियम का सवाल देखते हैं। देखिए
22, 23, 24 और 25 में सवाल है, कोलराउस के नियम को समझाइए और इस नियम के अनुप्रयोग का उदाहरण दीजिए। तो किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत अंतः धनायन ऋणायन चालकता के बराबर होती है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। सवाल इस पर कहाँ है, क्वेश्चन मूलक चालकता, क्वेश्चन यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए मैं अपने से ही आपको एक सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यदि यदि साई नॉट NaCl अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 290 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और साई m HCl की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कुछ भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ ऐसे ही रैंडम। ठीक है, और एसिटेट सोडियम एसिटेट CH3COONA की मोलर चालकता जो है, इसको 190 कर लीजिए, मान लीजिए कितना है 240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो साई नॉट CH3COOH ज्ञात कीजिए, मतलब क्या ज्ञात करना है, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, CH3COOH की मोलर चालकता क्या होगी, ये निकालना है। ठीक, बहुत आसान सवाल है, बहुत आराम से समझिए, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट, इनकी मोलर चालकताएं आपको दी गई हैं। तो इसकी हेल्प से आपको एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो करना क्या है कि पहले इनको आयनीकृत फॉर्म में लिख लीजिए। जो भी विद्युत अपघट्ट इस्तेमाल हुए हैं इनको आयनीकृत फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए साई नॉट NaCl को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं, इस कोलराउस का नियम लगाएंगे तो ये कहेगा साई नॉट Na प्लस, और प्लस ये क्या होगा साई नॉट Cl माइनस, यही होगा। इसी अपघट्ट की कुल मोलर चालकता जो है उसके घटक आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। दूसरा क्या है बेटा HCl, तो साई नॉट HCl बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साई नॉट H प्लस और प्लस साई नॉट Cl माइनस। और एसीटेट आयन की मोलर चालकता जो है सोडियम एसीटेट का लिखें तो क्या लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं साई नॉट Na प्लस और प्लस जो है प्लस साई नॉट CH3COO माइनस। ठीक, ये ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब ये जो 3 समीकरण है, 1, 2 और 3, और चौथा हमको चाहिए क्या, साई नॉट HCl एसिटिक एसिड, तो CH3COOH की जो कुल चालकता होगी वो कितनी होगी बेटा, साई m H प्लस और प्लस साई नॉट CH3COO माइनस। ठीक है, ये हमको चाहिए, ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है। ये वाला इक्वेशन इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से लाना है। कैसे लाना है कि इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से जोड़िए और घटाइए कि बाद में आपको सिर्फ यही बचे, H प्लस और एसिटेट आयन बचे। तो देखिए एसिटेट आयन किस में है, तीसरे वाले में, और H प्लस आयन किस में है, दूसरे वाले में। तो एसिटेट और H प्लस को अगर साथ लाना है तो दूसरे और तीसरे को जोड़ना पड़ेगा और पहले वाले को हमें घटाना पड़ेगा, तभी आएगा। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि समीकरण 3 प्लस 2 माइनस 1, समीकरण 3 प्लस 2 माइनस 1 करिए। समीकरण 3 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। समीकरण 3 में क्या है बेटा, समीकरण 3 में है साई नॉट H प्लस प्लस साई नॉट CH3COO माइनस,
यही है, देखिए 3 में। फिर क्या है, दूसरे को जोड़ना है, तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है साई नॉट H प्लस प्लस साई नॉट Cl माइनस। ठीक है, सॉरी ये सोडियम प्लस है ना यहाँ, तो साई नॉट Na प्लस। दूसरे और तीसरे को हमें क्या करना है, जोड़ना है, दूसरे और तीसरे को जोड़ना और पहले को घटाना है। तो पहला क्या है, ये को माइनस तीसरा, माइनस में क्या जाएगा भाई, Na प्लस और Cl माइनस, तो माइनस साई नॉट Na प्लस और प्लस साई नॉट Cl माइनस, ये हो जाएगा, दिख रहा है। ठीक, बस ब्रैकेट हटा लीजिए, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया साई नॉट Na प्लस प्लस साई नॉट CH3COO माइनस प्लस साई नॉट H प्लस प्लस साई नॉट Cl माइनस, माइनस अंदर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साई नॉट Na प्लस माइनस साई नॉट Cl माइनस, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे ये Na प्लस यहाँ प्लस में है और यहाँ कहाँ है, माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए। और यहाँ पे एसिटेट आयन Cl माइनस आयन, सॉरी Cl माइनस आयन जो है वो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल। बचा क्या, बचा हमारे पास ये और ये, यही तो बचा। यानी क्या बचा बेटा, साई नॉट CH3COO माइनस प्लस बचा साई नॉट H प्लस, और ये चौथा इक्वेशन यही तो है, बोलिए भाई। ठीक है, ये है कि नहीं चौथा इक्वेशन, आ गया हमारा चौथा इक्वेशन। अब जो काम आपने यहां किया है ये चौथा इक्वेशन लाने के लिए, उसी को वैल्यू के साथ कर दीजिए। मतलब क्या करना है, देखिए ध्यान से, तो सोल्यूशन हल कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कि साई नॉट एसिटेट आयन जो है, एसिटिक अम्ल जो है वो बराबर है इसके, अगले पेज पर देखते हैं। तो ये जो चौथी इक्वेशन आई वो कैसे आई, जो साई नॉट CH3COOH अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता कैसे मिली, ये आपको मिली दूसरे और तीसरे को जोड़ने से। मतलब साई नॉट CH3COONA और प्लस साई नॉट NHCl, इन दोनों को जोड़ने पर, और घटाया किसको आपने, आपने घटाया साई नॉट, आपने घटाया साई नॉट NaCl, बस वैल्यू रख दीजिए। तो कितना वैल्यू था भाई, क्या लिया था हम लोगों ने, NaCl का 290, एसिटिक आयन का 240 और 190, इसका लिया 240 प्लस 190 माइनस माइनस 290, 290 हटा दीजिए, तो 140 प्लस कितना, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए ठीक, हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 140। ठीक है, 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। देखिए वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर आप ऐसे ही समझ जाएं डायरेक्टली तो भी आपको बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से करिए, समझिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल लगाइए, और भी ज़्यादा सवाल लगाइए, कुछ और भी सवाल हम आपको बताएंगे, और अभी आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और समझिए। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।